तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना डिस्कशन हमारे ऑर्गेनिक में। अब है ना हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज सब फर्स्ट सेक्शन इज एल्केन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तुम्हारे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। कार्बन और हाइड्रोजन अगर मौजूद है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो हाइड्रोकार्बन। अब ये जो आपके सामने हाइड्रोकार्बन होता है उसको बेसिकली आप अगर चाहो तो तीन इंपॉर्टेंट क्लास या दो ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप डिवाइड करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर सारे कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उसका डिस्कशन आप एल्केन में करेंगे। जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं या आप पढ़ते हैं उसका मतलब होता है दो सेक्शन, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन सेक्शन वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और एल्काइन वो सेक्शन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो दैट आर कंबाइंडली सेड एज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों होगा। और थोड़ा सेक्शन को और आगे आप जब बढ़ाइएगा तो उसी में आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस जनरली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेंजीन एंड इट्स रिएक्शंस। बेंजीन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को आप है ना कुल मिला के चार सेक्शन में आप डिवाइड कर ले। पहला एल्केन आप पढ़ेंगे आज से, इसके बाद आएगा एल्कीन, फिर आएगा एल्काइन, उसके बाद आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये पूरा का पूरा ये चारों सेक्शन आपके एनसीईआरटी सिलेबस से अगर आप जाइएगा तो ये आपके 11th कोर्स के अंदर आता है और उसके बाद फिर जो आप डिस्कस करेंगे वो आपके 12 कोर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी है, इजी गोइंग है, सब चीज चलते रहेगा। रिएक्शंस याद करना पड़ेगा, रिएक्शंस याद करना पड़ेगा। मैकेनिज्म आपके सामने बताया जाएगा, जहां जिस मैकेनिज्म का जरूरत होगा वहां वो एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन रिएक्शंस ऑन द होल आपको याद करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करें। वी हैव टू स्टार्ट अबाउट एल्केन। एल्केन एल्केन आर द सैचुरेटेड नॉन पोलर, इसमें किसी तरह का पोल्स नहीं होता। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इसमें किसी तरह का पोल्स डेवलप नहीं होता। हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जब आप CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला लेते हैं तो इसमें जब आप n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो आपको मिलता है मीथेन। जब आप n की जगह पे 2 पुट करते हैं आपको मिलता है इथेन। जब आप n की जगह पे 3 पुट करते हैं आपको मिलता है प्रोपेन। इसी तरह से आगे होगा आपके पास ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है ये हमारे पास है एल्केन्स, बेसिक एल्केन्स। इसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नॉलेज तुम्हारे लिए है, एक तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना। जनरल फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। आप अगर गौर कीजिएगा तो कोई भी लगातार दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, कोई भी लगातार दो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के बीच का आप डिफरेंस लीजिए तो आपको यहाँ पे CH2 का डिफरेंस मिलेगा। हर किसी कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। बोलो सही है? ठीक है, तो ये हमारे पास है ना इस तरह से डिफरेंस मिलेगा। और ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, अगर मोलर मास में अंतर आप देखेंगे तो हर जगह कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच 14 मोलर मास का अंतर है। 14 मोलर मास का डिफरेंस है। CH4 जैसे इसका मोलर मास आप निकालो तो 16 होगा। जब आप C2H6 लेंगे तो इसका मोलर मास जो होगा वो 30 आएगा, तो 14 का डिफरेंस। अब ये 30 है, अगला जब आप निकालिएगा 44 आएगा। 44 आने की वजह से फिर से इनके बीच आप देखेंगे तो 14 का डिफरेंस है, सो ऑन। ओके, तो चीजें ऐसे आपको एक एक लाइन में याद रखनी होगी। जस्ट तो ये है, देखो तो हमारे पास है इस तरीके से चलता है। दो लगातार मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस है, मोलर मास में देखिएगा तो 14 का डिफरेंस है। अब आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए ना वो ये है कि पहला जो चार मेंबर है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो चार मेंबर है वो याद रखना कि हमेशा है ना रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में रहता है। आप देखिएगा जब आप है ना गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं
तो उसमें देखिएगा अगर आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन लेना पड़ता है ना तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक ही है ना तुम्हारे क्वेश्चन में रहता है। तुम जरा देखना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। या फिर जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो सॉल्यूशन में देखिएगा जब हम लोग गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में पढ़ रहे थे तो वहां पे एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन है, देखिएगा उसमें इथेन लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब गैस फेज में शुरुआत का 4 मेंबर होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बहुत अच्छे से इस पे समय दे लीजिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको अगर उसका फिजिकल स्टेट मालूम रहेगा ना तो क्वेश्चन बनाना ज्यादा इजी होता है। तो जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ये चारों है ना रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में होता है। अगला 5 से लेके 15 मेंबर तक का कार्बन चेन वाला जो भी मेंबर है वो सब है ना लिक्विड होता है। ठीक है, 5 से लेके मतलब पेंटेन से लेके आप C15 तक चले जाइए, वो सब है ना 15 मेंबर जो है वो लिक्विड फेज में होता है, जो जनरली है ना जेट का फ्यूल्स, डीजल, गैसोलीन इन सब में मिलता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ऑक्टेन है और ये हम लोगों का नॉर्मल हेप्टेन है, ये सबको मिला के हम लोग है ना डीजल और फ्यूल का, पेट्रोल का फॉर्मेशन करते हैं ये सब। अगला जो 16 से ऊपर वाले कार्बन का कोई भी मेंबर आप उठा लो वो सब सॉलिड होता है। ठीक है, कार्बन 16 से ऊपर का कोई भी मेंबर आप उठा लीजिएगा वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। इसके जानने से हम बार बार बोल रहे हैं आपको फायदा होता है। जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि हमारे पास ऑक्टेन है तो आपको पहले से मालूम है कि वो लिक्विड। ठीक है, अगर आपके पास है ना प्रोपेन है तो आपको पहले से मालूम है कि वो गैसेस स्टेट में होता है। तो 1 से लेके 4 कार्बन तक मतलब C1 से लेके C4 ये गैस होगा, C5 से लेके C15 वाला चेन 15 तक ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा और C16 से लेके ऑनवर्ड जो भी है वो सब है ना हमारे सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास है ना इसमें आइसोमेरिज्म दिखेगा एंड सो ऑन सो ऑन। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एल्केन का आइसोमेरिज्म क्या है? तो एल्केन कैन शोज चेन आइसोमर, एल्केन कैन शोज अगर फंक्शनल ग्रुप्स मतलब मिथाइल ग्रुप को लेके चलो तो पोजीशन आइसोमर। तो ये सब आप पहले से पढ़ रखे हैं और जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है जो अलग से है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, रोटोमर्स। तो क्या हम लोग इथेन का, ब्यूटेन का, इन सब का कन्फर्मेशनल आइसोमर या रोटोमर पढ़ रखे हैं? हाँ सर। ठीक, तो ये था C16 से कितना तक लिखे हैं सर? ऑनवर्ड, ऑनवर्ड उसके ऊपर कोई भी, उसके ऊपर कोई भी। ठीक है, वो सब है ना सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। चलो ठीक, अब आइए इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आप देखिए सबसे पहला मेथड जो आपको एल्केन बनाने में यूज होता है वो कहलाता है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटलिस्ट के मदद से एल्कीन और एल्काइन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजन देके आप क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। मेरे यहाँ पे इस तरह के टर्म्स का लिखने का सिंपल सा मीनिंग है, आपके पास एल्कीन होगा, एक हाइड्रोजन ऐड कीजिए, एल्केन बन जाएगा। या फिर अगर आपके पास एल्काइन है, 2 डबल बॉन्ड बोलो या एक ट्रिपल बॉन्ड बोलो, आपको याद है ना 2 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड। हाँ ये सर। तो इसमें आप 2 हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो फिर से आपके पास एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो एल्कीन में एक हाइड्रोजन ऐड करने से आपको एल्केन मिलेगा, एल्काइन में 2 हाइड्रोजन ऐड करने से आपको एल्केन मिलेगा। लेकिन कैटलिस्ट के मदद से यह रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे आप निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम को यूज करते हैं। निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ये जो आपके सामने निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम दिख रहा है, दैट विल एनहांस सरफेस कैटालिसिस। ये सरफेस कैटालिसिस को सपोर्ट करता है। सर ये सरफेस कैटालिसिस क्या होता है? देखिए वैसे तो आप जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़िएगा तो सरफेस कैटालिसिस आपको है ना एक दिन पूरा पढ़ाया जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। देखिए जिस भी मेटल को आप पकड़िएगा ना, मान लीजिए निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम, किसी को भी आप है ना सिलेक्ट कर लीजिए, उसका ये रहा वो मेटल। अब इसको आप चेंबर में डाल दिए, उस चेंबर में डाल दिए जिसमें ऑलरेडी हम लोगों के पास मान लो एल्कीन था, इसको लिख देते हैं ए, ये ए था और ये हाइड्रोजन है बी। ए था हवा में और बी था हवा में। ये क्या करता है, इन दोनों को पकड़ के अपने सरफेस पे ले आता है।
दोनों को, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है जैसे एल्कीन है या एल्काइन है उसको और हाइड्रोजन को, सबको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है, एड्सॉर्ब करता है, और सरफेस पे रिएक्शन होता है, और फिर जब रिएक्शन होके वो सैचुरेटेड बन जाता है तो उसको छोड़ देता है, मतलब डिसॉल्व हो जाता है। ये दोनों आएगा, सरफेस पे रिएक्शन करेगा और फिर ए बी बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस कैटालिसिस आपके सामने में 1 मिनट में था, इसको पूरा पढ़ाने में 1 दिन लगता है। जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा। एक्टिव मेटल, पूरा कहानी सुनिए। अगर आपके पास कोई एक एल्काइन है तो उसको हाइड्रोजन से अगर हम लोग एक्टिव मेटल्स के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, एक्टिव मेटल्स निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो वो एल्केन बन जाएगा। देखिए यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड्स निकलता है ऐसे, और दोनों पे है ना हाइड्रोजन जाके ऐड होता है। उसी तरह अगर आपके पास एल्कीन है, उस पे हाइड्रोजन ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, और फिर से आपके सामने एल्केन बन के तैयार होता है। चलिए अब सोच के बताइए कि इसको आप जितना भी रिएक्शंस पढ़े हैं, एडिशन पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, एलिमिनेशन पढ़े हैं, आप इसको किस कैटेगरी में रखिएगा? एलिमिनेशन, एडिशन में रखिएगा, ताकि आप ये, आपको देखना चाहिए ना, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था, वो टूट के ना सैचुरेटेड बना है। तो ये एग्जाम्पल है हम लोगों के पास एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। उसमें भी एडिशन रिएक्शन में भी आप 3 पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक एग्जांपल है। अब इसमें एक और चीज जो आपको जानना चाहिए वो ये है, वैसे ये सब जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो आएगा दोबारा, अभी आपके पास इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे जब भी ये एडिशन होता है ना, ये सेम साइड से होता है। सर सेम साइड का मतलब क्या है, जरा देखना मेरे इस छोटे से फिगर को देखो। अगर आप इसको H2 से रिएक्ट करा देते हैं, मान लीजिए निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस एल्कीन पे एक ही साइड से जुड़ेगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड से जुड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं सीन एडिशन। एडिशन है ना, बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है सीन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन में एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ेगा तो दूसरा अपोजिट से, लेकिन जब आप एल्कीन या एल्काइन को H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सीन एडिशन को फेवर करता है। सीन एडिशन कहने का मतलब हुआ दोनों हाइड्रोजन एक साइड रहेगा, दोनों हाइड्रोजन एक साइड रहेगा। सर थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, देखिए हम आपको और क्लियर करते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास कोई एक एल्काइन है, इसको आप पहले स्टेप में H2 से रिएक्ट कराएं। जब आप इसको H2 से रिएक्ट कराएं ना, तो ये आपके पास दोनों H एक साइड आ गया। जैसे H2 काम करता है उसी तरह H2 का हायर आइसोटोप कौन है? D2 है, D2। हाँ सर, D2। यस सर। अगर आप अगले बार इसको D2 से रिएक्ट कराइएगा तो आपको दोनों H एक तरफ मिलेगा और दोनों D एक तरफ मिलेगा। क्या तुमको समझ में आया क्या कहलाता है सीन एडिशन? यस सर। तो अब देखो ऑप्शंस में जब आप देखेंगे तो इसको रिएक्ट कराया H2 से, अगले स्टेप में D2 से रिएक्ट कराया। अब 4 ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन क्या दे दिया? दोनों में D एक तरफ, H में एक तरफ, एक सही वाला ये है। एक में क्या बोल देगा? D इधर, H इधर, H इधर दे देगा। ठीक है, उल्टा दे देगा, ट्रांसपोजिशन पे दे देगा। फिर एक में क्या करेगा? दोनों H एक तरफ दे देगा, दोनों D एक जगह दे देगा। बोलो सही समझ में आ रहा है क्या करता है ऑप्शन सब? हाँ यस सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हम क्या बोले आपके लिए? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सीन एडिशन का मतलब क्या है। सीन एडिशन का मतलब है कि H2 रहे या D2, वो हमेशा ध्यान रखना एक साइड में ऐड होगा, एक साइड में ऐड होगा। तो क्या क्या याद करना है? अगर हम लोग एल्कीन या एल्काइन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सी, ऐसा है, तो आप है ना निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको एल्केन मिलेगा। दिस इज द
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब एक चीज हम आपसे थोड़ा पूछ ले, ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने का मतलब समझते हैं, हाइड्रोजनेशन आप कहते हैं इस रिएक्शन को, हाइड्रोजनेशन। और इसमें एक जुड़ा हुआ टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको याद है जब आपको है ना हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया जा रहा था, HC मेथड, बताया गया था कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा एल्कीन कम स्टेबल होगा, याद आया? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल। हाँ ये सही। तो एक चीज और है जिसका हम चाहेंगे कि आप जरूर याद रखें, और वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हमेशा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के साथ इनवर्सली होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के साथ इनवर्सली होता है, एल्कीन के स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली होता है। कोई भी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, कोई भी एल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर कोई एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, रिमेंबर दैट, उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो आपके इस रिएक्शन से एक तो आपको रिएक्शन जानना है, दूसरा आपको ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ता है, तब आप कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लो अच्छे से, कहीं किसी को डाउट, कोई पॉइंट ऐसा जिसमें आपको कुछ बताना होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बोलो ना, बोलो 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 बोलो, पहले फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो। ऊपर वाले रिएक्शन में सिर्फ 1H2 ही है सर। नहीं, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग कभी मत कीजिएगा। इनऑर्गेनिक रिएक्शन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो गलत है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग का कोई बात ही मत उठाना कभी कि सर 1H2 लिखा है, 2H2 लिखा है, कभी नहीं। मन किया लिखो, नहीं मन किया मत लिखो, कोई तुम्हारा ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के कारण काटने वाला नहीं है, समझे? यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे एल्केन बन जाएगा, एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें ऐसा बन जाएगा। अब उसमें एक हाइड्रोजन चाहिए तो मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन लेगा, और इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए तो मॉलिक्यूल खुद ही 2 हाइड्रोजन ले लेगा, आप टेंशन ना ले। कभी भी ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग ना सोचे, ये मत सोचे सर यहाँ 2 नहीं लगा है, वहां 5 नहीं लगा, ये सब कभी नहीं होगा। मन लगा दीजिए, नहीं है नहीं लगाइए। यस सर। चलो और कुछ इसमें? सर वो स्टेबिलिटी वाला फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक, इसी के लिए रखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, एक है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, और यहाँ पे H है और यहाँ H है। हम आपसे बोल दिए कि देखो भाई इसको H2 से रिएक्ट करा के, सपोज निकेल आप ले लिए कैटलिस्ट, तो हमारे पास बन गया क्या? हमारे पास एल्केन बन गया CH3 CH2 CH2 CH3, और इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन था H1। देखिए मॉड इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा तो आप माइनस साइन में मत हड़बड़ाइए, माइनस साइन बता रहा रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इज दिस क्लियर? अब देखो ये था एक, अब हम दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने रखे, बोले कि देखो भाई मेरे पास एक दूसरा एल्कीन ऐसा है, इसको आप H2 से रिएक्ट करा दीजिए, फिर से वही मेटल ले लीजिए, और इस बार आपका प्रोडक्ट हो गया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH के साथ एक CH3 और एक CH3, और यहाँ का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है ΔH2। तुम जरा सोच के बताओ कि कौन सा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट या सेकंड कौन ज्यादा है? तो आप पहले ये डिसीजन ले कि इन दोनों दिए गए एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन है। चलिए जी जरा हमको सोच के बताइए कि फर्स्ट वाले में कितना? नीचे वाला सर, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल नहीं, पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसीलिए। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा रिवाइज करके बैठे, ठीक है? यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल है। यस। अरे यस, ठीक है, कौन सा रूल? हाइपर कंजुगेशन। हाँ सर। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल है ना उसका एनर्जी कम होगा, और जो कम स्टेबल है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। समझे जी आदित्य बाबू? यस सर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 वाला ज्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 वाला कम होगा।
इज दिस क्लियर? यस हाँ सर। चलिए अगला एग्जांपल एक और देते हैं, हम आपको दूसरा चीज सिखाते हैं। मान लीजिए हम आपके सामने इसका रिएक्शन दिखा दें H2 निकल के साथ, तो क्या हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा बनेगा? H बोलो, सही है? यस सर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अभी हम तुम्हारे सामने ऐसे बोल दें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, हम बोले कि भाई देखो इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है, बोलो तुम क्या करोगे? ये रिएजेंट बताओ क्या करोगे? तो तुमको क्या याद आना चाहिए? तुमको याद आना चाहिए कि हाँ हम लोग कभी पढ़े हैं कि एल्काइन को अगर हमको एल्केन में बदलना है तो हम लोग हाइड्रोजनेशन को यूज करेंगे। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तुमको मन है अच्छे से लिखने का तो 2H2 लगा दो, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम कोई भी लिख दो, ठीक है, रिएक्शन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। तो ऐसे चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझने में? नहीं सर। तो एग्जांपल्स ऐसे। अभी देखिए थोड़ा सा इसको अगर कंपटीशन लेवल में ले जाइएगा, देखिए कैसे ये चीजें बदलती है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक मिनट जस्ट, मॉलिक्यूल बदल दो, साइकिल में उतना अच्छा नहीं आएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, यहां पे मौजूद है OH, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आप इसको रिएक्ट करा दिए हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है, निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम। अब कोई क्या किया, कोई इस तरीके से काम किया कि इधर वाला और इधर वाला ये दोनों खत्म, इतना ही था ना? नहीं और एक और। हाँ, तो यहाँ पे देखो OH आ गया और बाकी तो आपको पता है हाइड्रोजन लग गया है सब जगह, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ तो ये कितना प्रोडक्ट बना है? एक ही बना। हाँ, आपको लग रहा है एक, वैसे एक नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, नाउ इट इज अ कायरल सेंटर, बोलो है कि नहीं? यस देख रहे हो, एक OH है तो एक H छिपा हुआ H है ना? हाँ सर। और एक तरफ देखो तुम्हारे पास 4 कार्बन का चेन है और एक तरफ देखो 3 कार्बन का चेन है, तो क्या चारों ग्रुप इस कार्बन का अलग अलग हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये अगर कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप अलग है, तो ऑब्वियसली यू गेट दैट 2 प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। आपको देखने में लगेगा एक प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं, ये है 2 प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया? क्योंकि ये इनएंसोमर भी तो बनेगा, इसका अगला मिरर इमेज भी तो बनेगा ना इसका। यस। सन्नाटा छा गया। देखो भाई, ये रहा तुम्हारे पास नीचे वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये तुम्हारे मेंस एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचिए, आपको सब बेसिक याद होना चाहिए। इसको भी आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन समझें, जो हम आपको ये साइन दिखाए हैं ये भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आता। फिर आगे सामने ऐसे देगा, इसमें भी ट्विस्ट है, लेकिन हम उस ट्विस्ट में अभी नहीं फंसते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें हैं ना आपके दिमाग में रखते हैं। क्या समझ में आया ये 2 प्रोडक्ट कैसे हुआ? कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है तो इनएंसोमर भी तो बनेगा। एक कायरल सेंटर है तो इनएंसोमर मतलब मिरर इमेज 2 को बनेगा, ठीक है। तो ये चीज था तुम्हारे पास हाइड्रोजनेशन का पहला पार्ट। इसको देखिए ध्यान से, क्या क्या याद रखना है। एक्टिव मेटल्स रहेगा, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये सब सरफेस कैटालिसिस को सपोर्ट करता है।
एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो करता है। हमारे पास एक H2 जो आएगा वो दोनों हाइड्रोजन एक साइड में ऐड होगा, सीन एडिशन को फॉलो करता है, उसका एग्जांपल था। सरफेस कैटलिस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल है। और जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के साथ इनवर्सली होता है। ठीक है, इतना पॉइंट्स याद होना चाहिए एंड दिस इज द एग्जांपल। कोई डाउट किसी को? सर अगर इसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर रहेगा तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट लिखेंगे। तो वो तो आप सीखे ना कि अगर n कायरल सेंटर रहेगा तो कैसे आप आंसर निकालते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कौन पूछे थे? सर हम पूछे लेविस। लेविस एक्चुअली है ना, n कायरल सेंटर रहता है तो पूरा एक फॉर्मूला आपको बता दिया गया था। आई होप सो याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा, वीडियो में है कि अगर हमारे पास असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो 2 पे पावर n नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनता है। बोलो सही है? यस सर। और अगर सिमेट्रिकल इंट्स होता है, मॉलिक्यूल सिमेट्री होता है तो n-1/2। हाँ, तो n ऑड है या इवन है, इसके ऊपर हम लोग नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स के बेसिस पे आंसर निकालते हैं। वो आप देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ। इसमें और कहीं किसी को डाउट? ये समझ में आया? ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन सेट करता है, सो बी केयरफुल। ठीक है, कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, जो कम स्टेबल एल्कीन होगा उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। हम इसमें मॉड दिए हैं, माइनस साइन आपको नहीं लेना है, मतलब -300 वाला बड़ा है कि -200 वाला बड़ा है? -300 वाला बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको वो माइनस साइन केवल ये बताया कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, फिर अगले मेथड पे चलते हैं। बाय उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन से इंपॉर्टेंट 11 में नहीं है कुछ, मेरी बात समझ। उर्ज रिएक्शन एल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये होता क्या है? ये एक्चुअली एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अल्काइल हैलाइड, आप देखिए, आप लोग 12 का पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड पढ़िएगा ना, उसमें भी उर्ज रिएक्शन मस्ती में पूरा भर के दिया गया। उर्ज रिएक्शन एकदम भर के दिया गया। आप जो 12 का अल्काइल हैलाइड पोर्शन पढ़िएगा उसका उर्ज रिएक्शन एल्केन का देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टी में आता है। अल्काइल हैलाइड जब आप पढ़ेंगे तो उस समय प्रॉपर्टी में आपको उर्ज रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, और आज आप एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको उर्ज रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है। तो उर्ज रिएक्शन तो वही रहेगा, तो चाहे वहां पकड़ो यहां पकड़ो, पूरा पढ़ा देते। ठीक है, एक नया चीज पूरा कवर हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नया चीज आपको मिलेगा। और कंपटीशन जब जाते हैं ना, जब आप कंपटीशन सोचते हैं ना, तो एट द एंड जब हम पूरा ऑर्गेनिक आपको पढ़ा लेंगे ना, तो हम 15-16 है ना रिएक्शंस का नाम बोल देंगे, आप उसको देख के चले जाइएगा, आपका लक ठीक रहेगा ना। तो जो हम 4-5 गो पिछले दिन बताए थे ना, 4-5 अलग आता है, उसमें से 2-3 गो तो वहीं से रहेगा। उसमें से एक ये है, वहां से उर्ज। 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्यों होना चाहिए वो भी बता देंगे। अगर ये मॉइस्ट रहेगा तो सोडियम है ना मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा, मॉइस्चर मतलब पानी। ठीक है, इसलिए ड्राई ईथर आप लेते हैं, तब जाके आपके पास एल्केन बनता है और NaX अलग। जो एल्केन बना वो कहलाता है सिमेट्रिकल एल्केन। सर सिमेट्रिकल एल्केन। अब ये सब क्या क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल देखिए, एकदम एक सिंपल एग्जांपल देखिए। और ये मत सोचिएगा कि इतना जल्दी खत्म हो रहा है, आज हो सकता है पूरा क्लास इसी पे हो जाए, दिमाग शांत रखना, ध्यान से देखना। जैसे आपको हम एग्जांपल दिए कि देखो भाई, हमारे पास CH3Cl था, इसको तुम सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप कोई लड़ाई मत करना, सर यहाँ 2 छोड़ दिए, सर आप यहाँ 2 छोड़ दिए, यार बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। क्या समझा? ऊपर वाले से मिलाओ, अपने दिमाग को स्टेबल करो, समझो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। RX मिथाइल क्लोराइड, कोई भी अल्काइल ग्रुप साथ में हैलोजन।
को अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो अल्काइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो दो अल्काइल ग्रुप आपस में मिल जाता है। सर कैसे मिल जाता है? हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे, आप हड़बड़ाइए मत, हम सब चीज बताएंगे। पहले आप रिएक्शन तो समझिए, ऊपर लिखा है और नीचे है क्या। अगला एग्जांपल, क्या तुम लोग इसको पहचान पा रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है CH3 CH3 CH3, ये कार्बन, ये Cl। अगर आप इसको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा दे, देखिए कितना छोटा लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है। तो ये वाला दो गो ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। क्या तुमको समझ में आया कि यहाँ दो गो ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं सर। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। आगे सर। अच्छा, ये वाला आप लोग सुने थे? यस सर, समझ गए सर। यस सर। ये समझ में आया? दो अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। यस सर, समझ गए। फिर अगला एग्जांपल, कुछ भी उठा लो, कुछ भी, देखो देखो देखो, कुछ भी उठा लो, ये Cl ले लो और यहाँ लगा दो, ऊपर वाला सारा रिएजेंट फिर से लिख दो। तो दो को अल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ दीजिए बस, दो को अल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ दीजिए बस, ये दोनों अल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ दीजिए बस। कितना सिंपल ना ओरिजिनल रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को समझने में? और एग्जांपल करते, मान लो जैसे तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक Cl लगा और इसको तुम बोल दिया कि हाँ सर सोडियम है और ड्राई ईथर है। तो ऐसा दो को आमने सामने बनाओ, देखो एक ठो बन गया, यहाँ Cl था याद रखना, फिर एक ठो और बन गया, यहाँ Cl था, ये दोनों आपस में जुड़े, ये हो गया आंसर। आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई कैसे आंसर बनाते हैं? हाँ सर समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एकदम छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसको रिएक्ट करा दिए, वही सोडियम ईथर ये सब, तो क्या आपका प्रोडक्ट ये बनेगा? हाँ सर। तो देख लिए ना कितना इजी गोइंग है उर्ज रिएक्शन में, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। कहीं किसी को डाउट प्रोडक्ट बनाने में? नहीं सर। नहीं। अब आपको ये चीज समझना, चलो ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ देते हैं। हम आपके सामने कुछ बोलेंगे, आप वही है ना चीज एक बार रिपीट कीजिएगा जब हम बोलेंगे। When two molecules of alkyl halide react with sodium in presence of dry ether, then symmetrical alkane will form. What is symmetrical alkane? Symmetrical alkane बनता है। फिर से बोल दो कोई, ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखेंगे? When two molecules of alkyl halide react with sodium in presence of dry ether, then symmetrical alkane will form. क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब एक चीज, सर यहाँ ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? मॉइस्ट ले लेंगे तो क्या होगा? If moisture is present, अगर मॉइस्चर मौजूद हुआ, then Na पानी के साथ मिलके बना देगा NaOH। तो सोडियम जो है वो पानी के साथ मिल जाएगा और बना देगा NaOH, इसलिए ड्राई ईथर लेना जरूरी है। इज दिस क्लियर? यस सर। मेटल है ना, सोडियम है, सोडियम को पानी में डाल दोगे ना तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, या सोडियम को अगल बगल में पानी मिल जाएगा, रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ड्राई ईथर लेना जरूरी। अब देखो दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में ये चल रहा, आप तो बोल दिए कि ये इससे मिलके दो RR मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कैसे? अब यहाँ काम पड़ता है मैकेनिज्म का। इसमें साइंटिस्ट दो तरह का मैकेनिज्म आपके सामने प्रपोज करके रखे हैं, एक है आयनिक मैकेनिज्म और एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जरा देखिए अगले स्लाइड में, मैकेनिज्म में फर्स्ट वाला आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में क्या है? देखिए सबसे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को Na+ में कन्वर्ट करता है, तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दो Na+ बनता है। मतलब सोडियम अपने आप को Na+ में कन्वर्ट करा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो हुआ क्या, जब आप अल्काइल हैलाइड लेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, नाम है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन,
जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएगा, एक्स के साथ कि आर के साथ? एक्स के साथ। वेरी गुड। अब आप समझ रहे हैं मैकेनिज्म कैसे काम आ रहा, पीछे वाला चीज। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स लेके अलग हो गया। जब एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ ना, तो आर पे क्षण भर के लिए प्लस आ गया और एक्स पे माइनस आ गया। बोलो सही है? हाँ सर। अब ये आर प्लस यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब आर प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या ये आर माइनस बना? माइनस। यस सर। क्या आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं? हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब हम आपको समझाते हैं। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे ना, बट ये ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप बुक देखिएगा कभी तो कहीं बोलिएगा कि सर गलत बता दिया, ऐसा नहीं होगा। देखो उस समय क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सुनना समझना जरा ध्यान से। हम लोग यहीं पे लिख देते हैं इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसको बना देते हैं माइनस। बोलो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्टेप में नहीं होता, आर प्लस नहीं बनता। यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और अच्छे से दिखाना है तो इसको दे दो ऐसे, और ये आर माइनस बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैकेनिज्म? हाँ सर। चलिए अब देखिए, ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये जो आर माइनस है हमारे कंटेनर में तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अल्काइल हैलाइड पड़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड आरएक्स। अब ये आर माइनस क्या करता है, याद करो, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स लेगा तो ये आर माइनस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर को दे देगा, और तुरंत ये बन जाएगा आर बॉन्ड आर और एक्स माइनस। क्या अभी तक 2 को एक्स माइनस फ्री हो गया? हाँ यस सर। ये दोनों एक्स माइनस 2 सोडियम के साथ मिलके बन गया NaX, और आपके सामने मिला सिमेट्रिकल एल्केन। सर ये सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? सिमेट्रिकल एल्केन हम इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमेशा एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप 2 बार रिपीट होगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास आयनिक मैकेनिज्म। अब इस आयनिक मैकेनिज्म से तुमको 2-3 चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ये आर माइनस इसके ऊपर अटैक किया, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा होता है। तो ये रिएक्शन ज्यादा सपोर्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, कौन रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा। तो याद रखना कि अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री है तो उससे कम, और 3 डिग्री मतलब सबसे ज्यादा तेजी से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड। आप जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उस केस में उच्च रिएक्शन फास्ट होगा कंपैरिजन टू 2 डिग्री, कंपैरिजन टू 3 डिग्री। सर नहीं समझे सर, हम लोग को डिग्री समझ में ही नहीं आ रहा। अब देखो हम तुमको है ना आइसोमेरिज्म यहां दिखाते हैं, जरा गौर करना। यहां पे Cl डाल दिए, देख लो इसमें कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन है इसमें। यहां पे Cl डाल दिए, इसमें भी 6 कार्बन, 1 2 अच्छा 3 4 5 6, ज्यादा हो गया ना, एक ज्यादा हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझते जाना होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, चलो यहां डाल देते हैं 6 कार्बन, और हम Cl यहां डाल दिए, और फिर उसके बाद 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, और यहां डाल दिए Cl। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के साथ है तो इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं, और यहाँ 3 डिग्री कार्बन के साथ है तो इसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब समझ में आया? ये तीनों आइसोमर्स है ना? यस सर। ये तीनों आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा आप बताइए ये इसका इसका और इसका, ये तीनों आपस में चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर? पोजीशन गलत, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर
यहाँ पे 6 कार्बन का चेन है, इसमें 5 कार्बन का चेन है, इसमें 4 कार्बन का चेन है, सो दे आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब सुनिए, अगर कोई तुमसे बोल दे कि बताओ जी ये ठीक है आइसोमर है, मेरे पास ये आइसोमर्स है, इसमें उर्ज रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, तो 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा शो करेगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, यही आपको सिखाया जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्या हुआ? हाँ सर। यस। तो ये तुम्हारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे चलाते हैं। कहीं कोई डाउट किसी का? नहीं सर। ठीक, ये रहा हमारे पास आयनिक मैकेनिज्म। इसमें एक दो और एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक दो और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने बोल दें यहां पे एक Cl है और एक Cl यहां है। अब हम बोलेंगे कि देखो भाई इसको है ना सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा दो। अब तो स्टूडेंट फंस गया, उसको लगा यहाँ पे है ना एक 3 डिग्री है और एक 1 डिग्री है, तो अब क्या करें? तो भाई आपको 1 डिग्री वाले साइड पे रिएक्शन शो करना है, 3 डिग्री एज इट इज जैसे है वैसे रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। मतलब आप दो गो ऐसा मॉलिक्यूल बना लीजिए, दो गो ऐसा मॉलिक्यूल बना लीजिए और 1 डिग्री वाला जो साइड था उसको आपस में जोड़ दीजिए। यही तो था उर्ज रिएक्शन। 1 डिग्री वाले का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, 1 डिग्री वाले का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, तो 1 डिग्री साइड का रिएक्शन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू 2 डिग्री। इज दिस क्लियर? और 3 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, तो ये तरीका होता है जैसे आप उर्ज रिएक्शन में आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो कहलाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसको जरा देखिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सोडियम तुरंत अपने आप को Na+ में कन्वर्ट किया विद लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जो कहानी अभी आप R बॉन्ड X में सीख रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन आया, ये X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हट गया और एक इलेक्ट्रॉन इस R को मिल गया, तो क्या ये R का डॉट बन गया और साथ में X-, R को एक इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो उसका प्लस खत्म हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो उस पर दिखेगा ना, ऑड इलेक्ट्रॉन। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन सर समझे नहीं ना, इसीलिए आपको तोड़ तोड़ के वैसे दिखाना है। देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं जाते, ठीक है, आराम से जाते। सबसे पहले यहां से R+ बन जाएगा और साथ में X- बन जाएगा, बोलो सही है? हाँ सर, ये सही है। और फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस खत्म होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दिखेगा ना आपको। अभी भी नहीं, और नीचे जाते और पीछे जाते हैं जी, हम आपको है ना पूरा रेडिकल पढ़ा देते। रुकिए अभी, अब हमको पता है कहां से हमको बताना है, अब हम एकदम क्लियर। R+ का मतलब हुआ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का मतलब हुआ कार्बन विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल। इज दिस क्लियर? हाँ सर, ये ठीक है। हाँ। अब इसको आप दिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस खाली ऑर्बिटल में चला जाएगा। हाँ हाँ, चला जाएगा। इसी को ना आप कहते हैं फ्री रेडिकल। ओह हाँ, यस सर। लिख दे ऐसा कि R+ को एक इलेक्ट्रॉन दिए हम लोग, तो R डॉट बन गया। हाँ, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। पूरा का पूरा केमिस्ट्री हमको फिर पढ़ाना, हम समझ गए। ठीक है, R डॉट आ गया। अब देखो क्या हुआ, जो हमारा R डॉट आया, अगले बार इसी तरह से रिएक्शन एक बार और होगा और फिर से एक R डॉट बनेगा। हाँ सर, फिर दो से एक बार। R डॉट आपस में कंबाइन करा और R बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक बॉन्ड बना दिया।
फिर से बन गया सिमेट्रिकल एल्केन। यस सर। आप दोनों मैकेनिज्म में क्या सीख रहे हैं? देखिए जी, देखिए आज के क्लास में हम आपको बता देते, ऊर्ज रिएक्शन केवल तुम अगर पढ़ के रखा, तुम तय रखना कि तुम अगर 2-3 जगह एग्जाम देगा तो एक जगह का एक क्वेश्चन तो पक्का है कि यहीं से आएगा। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैकेनिज्म यहाँ सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। चलिए बढ़िया है सर, लेकिन सर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ दो मैकेनिज्म का कारण क्या बना। पता है कोई भी मैकेनिज्म का कारण क्या? अच्छा पता है ये ऑनलाइन क्लास अभी क्यों चल रहा है, या आदमी वैक्सीन क्यों ले रहा है? बताओ तो। पहले आदमी वैक्सीन लिया बाद में कोरोना आया, कि पहले कोरोना आया बाद में वैक्सीन ले रहा है? तब पहले कोरोना आया फिर बाद में लोग वैक्सीन लिया। बिल्कुल सही। जब हमारे सामने कुछ होने लगता है तो हम लोग उसका है ना समाधान खोजने लगते हैं। तो देखा गया कि जब आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन बनता तो है, बढ़िया बात है। लेकिन सिमेट्रिकल एल्केन बनने के साथ साथ कभी एल्कीन भी बन जा रहा था, कभी कुछ और भी बन जा रहा था। हम आपको दिखाते। मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, ये एक बंद कंटेनर है, ये एक बंद कंटेनर है और इसमें आपके पास है CH3 CH2 Cl। जब हम इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराएं तो नियम पूर्वक क्या बनना चाहिए था? क्या नियम पूर्वक ब्यूटेन बन जाना चाहिए था? बोलो, नियम पूर्वक ब्यूटेन बनना चाहिए था ना? यस सर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक। लेकिन नियम पूर्वक ब्यूटेन तो बनना चाहिए था, बना भी, लेकिन साथ साथ में ये भी बन गया और साथ साथ में ये भी बन गया। अब प्रॉब्लम, अरे यार ये सब कैसे बन रहा है? हाँ ठीक है, ये 99% बना तो ये 1% बना। आप 99% वाले को जनरल विद्यार्थी पढ़ता है, स्कूल 99% से पूछता है, कंपटीशन 1% पे काम करता है, क्योंकि 1% वाला सब कोई पढ़ता नहीं। ठीक है, जब ये बन गया तो साइंटिस्ट को लगा रहे यार इसमें तो कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म दीजिए, आप सोचिए कि ये कैसे बन रहा है। तो लोग है ना फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म निकाला, R डॉट बनाया, R डॉट बनाया। R डॉट बना के सर क्या किया कि आपको इसका आंसर मिल गया। R डॉट का डिस्प्रपोर्शनेशन किया, R डॉट का डिस्प्रपोर्शनेशन किया एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट R dot shows disproportionation। अच्छा आप लोग जानते हैं ये वर्ड डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग? डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग जानते हैं आप लोग? डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ये है डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब देखो होगा, अब देखो होता क्या है। जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास CH3 बॉन्ड CH2 का डॉट आ गया, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो इसमें से H डॉट को निकालेंगे। जब आप H डॉट को निकालिएगा तो ये बन जाएगा एल्कीन, और जब हम इसी का रिडक्शन करेंगे, तो इसमें H डॉट जोड़ेंगे, और जब हम H डॉट जोड़ेंगे तो बन जाएगा एल्केन। बोलो समझ में आया? हाँ सर। तो साइंटिस्ट के सामने जब प्रॉब्लम आता है तो वो समाधान खोजने में लग जाता है। जैसे कोविड इज अ प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड उसके पीछे लग गया, तो समाधान के तौर पे ये रहा, लीजिए जी वैक्सीन। ठीक है, उसी तरह जब ये सब चीज हो रहा था कंटेनर में, ये भी दो बन जा रहा था, लग गया सब कोई खोजने पे। तो उर्स जी आपके सामने प्रपोज किए, बोले रेडिकल मैकेनिज्म भी इसमें होता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो कुछ रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है। और रेडिकल मैकेनिज्म में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होके एल्कीन बनता है, रिडक्शन होके एल्केन बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ऑक्सीडेशन होके एल्कीन बनता है और रिडक्शन होके एल्केन बन जाता है, एल्केन बन जाता है।
मतलब आप ऐसे समझें, मतलब आप ऐसे समझें कि अगर आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, तो ये तो बनता है 99% यही बनता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बनता है और इसके साथ साथ ये भी बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये दोनों होता है ट्रेसेस के फॉर्म में। ट्रेसेस का मतलब हो गया, ये माइनर हम नहीं बोल रहे, हम माइनर नहीं बोल रहे, हम माइनर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे ट्रेसेस। ट्रेसेस कहने का मतलब क्या है कि जैसे ठीक है ये 70% बना, ये 20%, ये 25%, ये 29% बना, और 1% में कुछ छिन्न मुन्नु जैसा ये सब भी है। बात समझ में आया? हाँ सर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म का ये कॉन्सेप्ट चलता है। कहीं भी कोई डाउट है प्लीज आस्क, क्योंकि आगे और भी बातें हैं जो अभी बतानी बाकी है। यहां तक देख लो, कहीं डाउट है बात करो। कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म ना? तो एक बार है ना पीछे से एक और स्लाइड को और इन दोनों स्लाइड को एक बार मिला लीजिए, आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग विद दिस वन। 2 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड का अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वैसे केस में सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। रिएक्शन कैसे होता है नीचे आपको दिखा दिया गया। सिमेट्रिकल एल्केन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो भी आपके सामने समझा दिया गया। 2 अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, 2 अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें आगे फिर एक इसका आयनिक मैकेनिज्म है। आयनिक मैकेनिज्म से आप पता कर लेंगे कि कौन सा अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड स्लो रिएक्ट करेगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा, ये आयनिक मैकेनिज्म से पता चलेगा। लेकिन जो ट्रेसेस बनता है, जो बहुत ही छोटा अमाउंट में कुछ प्रोडक्ट बन जाता है, उसके लिए आपको रेडिकल मैकेनिज्म का सहारा लेना पड़ता है। दिस इज द प्रोसेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो नो सर। अब आओ। इतने बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत तीर मार रहे थे आयनिक मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म, तो कोई बंदा आया बोला कि खाली सिमेट्रिकल एल्केन अनसिमेट्रिकल बना नहीं सकते हैं क्या? 2 को अलग अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, एक मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, कोई इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। अब मिथाइल और इथाइल को मिलाइए, देखिए प्रोपाइल बन जाएगा। बोलिए सही है? फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन, अरे अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होगा ना 2 को अलग अल्काइल, एगो आर ग्रुप तो एगो आर डैश ग्रुप। सर ऊपर लाइट है क्या सर? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब आर एंड आर डैश, ठीक है। एक मिथाइल तो एक इथाइल, एक इथाइल तो एक प्रोपाइल, एक इथाइल तो एक ब्यूटाइल, समथिंग लाइक दैट। मतलब दोनों ग्रुप सेम नहीं। सिमेट्रिकल में क्या था? मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल हेक्साइल हेक्साइल, जो था सेम था। अभी अनसिमेट्रिकल बोला, सब कोई बोला कि सर इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इतने बड़े साइंटिस्ट, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, आप क्या कीजिए ना, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का ले लीजिए, सबको ऐसे ही बताया। दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा अल्काइल हैलाइड का ले लीजिए, प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सर दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए बन गया ना आर आर डैश। बोलिए आपके मन में कोई विचार, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन उर्ज को प्रॉब्लम था और एकदम सही प्रॉब्लम था। वो बोले यहां कोई मैन कंट्रोल रिएक्शन नहीं हो रहा है कि आप एक अल्काइल हैलाइड RX छोड़िएगा और एक अल्काइल हैलाइड R' छोड़िएगा। आपको कंटेनर में पूरा भर के RX लेना पड़ेगा, आपको कंटेनर में पूरा भर के R' लेना पड़ेगा। बोलो सही है ना?
जब आप कंटेनर में पूरा भर के RX रखे हैं, जब आप कंटेनर में पूरा भर के R' रखे हैं, तो भाई आपका प्रोडक्ट आपसे थोड़ी ना कंट्रोल होगा, ये भी पूरा टूट के R' सब बना रहेगा। तो आपका कहना ठीक है, अगर एक R और एक R' मिला तो ये बना, लेकिन चांसेस तो इसका भी है ना, और क्या ये चांसेस इसका नहीं है? यस सर। यहाँ पे एक छोटा सा है ना, हमको है ना डायलॉग याद आ रहा है, बोल देना चाहते हैं, ठीक है। कालीन भैया बोले गुड्डू पंडित से कि हो सकता है अगली बार मुन्ना भैया आपके घर जाएं और आप घर पे ना रहे, क्या बोलते हो? Yes, तो गुड्डू पंडित क्या बोले? खतरा तो इसका भी है कि मुन्ना भैया घर पे जाएं और लौट के ही ना आए। तो भाई देखिए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि R और R' मिलेगा, तो खतरा तो इस बात का भी है ना कि 2 R ही मिल जाए या 2 R' मिल जाए। हाँ सर। तो उस केस में मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन जाता है। मतलब अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का इस मेथड में प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको एक प्योर एल्केन नहीं मिलेगा, उसके जगह पे मिक्सचर मिल जाएगा 3 अलग अलग तरह के एल्केन का। जैसे आप देखो, मान लो अगर कोई लिखने के लिए लिख देता है कि सर मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए सर, और एक इथाइल क्लोराइड ले लीजिए, और इसको आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा दीजिए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 गो, एक मिथाइल और एक इथाइल मिल गया, तो एकदम आपका कहना सही हो गया, अनसिमेट्रिकल बन गया। लेकिन खतरा नहीं यही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ क्या बनेगा? इसके साथ साथ 2 गो मिथाइल अगर आपस में मिल गया तो ये बन गया, और अगर 2 गो इथाइल आपस में मिल गया C2H5 तो ये बन गया। बोलो सही है? तो आप अकेले अनसिमेट्रिकल एल्केन ऊर्ज रिएक्शन से नहीं बना सकते, ऊर्ज रिएक्शन से आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बढ़िया से? yes, आप अनसिमेट्रिकल एल्केन ऊर्ज रिएक्शन में नहीं बना सकते। जैसे आप अगर इसको रिएक्ट करा दिए मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर सोडियम, ड्राई ईथर सोडियम, बोलो क्या क्या बनेगा? 2 का ऐसा गोल गोल वाला बन जाएगा ऐसे? हाँ सर। अच्छा, एक तो ये वाला और एक मिथाइल वाला बन जाएगा? हाँ सर। यस सर। और ये भी तो बन जाएगा ना, CH3 बोलो, होगा कि नहीं? यस सर। ये क्या? तो इस तरीके से आपको चीजें है ना समझनी पड़ती हैं, ऑर्गेनिक समझने का खेल है। अब आप देखो, शुरू स्लाइड से लेके यहां तक पहुंचे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बीच बीच में बात हुई, लेकिन रिएक्शन तो एक लाइन का था। When 2 molecules of alkyl halide react with sodium in presence of dry ether, then symmetrical alkane form. क्यों अपने रिएक्शन में सिमेट्रिकल वर्ड लगाए थे? क्या आपको अभी मीनिंग क्लियर हो गया? yes, sir. Yes, sir. सिमेट्रिकल एल्केन विल फॉर्म RR, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। ड्राई क्यों लिए? तो मॉइस्चर लीजिएगा तो ये घटना हो जाएगी। फिर इसमें कैसे बनाना है ये आपके सामने बता दिए। फिर उसके बाद आपका मेथड आगे चला, आयनिक मैकेनिज्म लीजिए, डिसाइड कीजिए कि कौन तेजी से कौन स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े कि अगर हम लोग इसमें देखें कि भाई ये सब ट्रेसेस में बन रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो वो रेडिकल मैकेनिज्म दिए, बोले कि हाँ देखिए आपके ट्रेसेस बन रहा है। फिर कोई क्वेश्चन उठा दिया कि अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते? अनसिमेट्रिकल भी तो हम बना ही सकते हैं, अगर हम ऐसा कुछ कर दे तो समझा दिए कि नहीं आप अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते क्योंकि खतरा दूसरे के बनने का भी है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक, थोड़ा सा और आगे। अब देखिए क्या है, एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास, अभी हम केवल एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज आपके पास CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 है और यहाँ पे एक Cl है, इसको आप रिएक्ट करा दिए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ।
तो क्या आपके पास मॉलिक्यूल के तौर पे ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH CH3 फिर CH CH3 CH3 और ये दोनों आमने सामने। हाँ यस सर यस सर। इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नाम है उसका इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज, इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन। क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन? कभी भी वर्ड जब इंट्रा लगे ना तो मेंटली आप तैयार रहिए कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दो मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखो जैसे मान लो आपके पास ये हम एक मॉलिक्यूल आपके सामने रखे, बोले भाई यहाँ पे भी Cl है और यहाँ भी Cl है, दोनों Cl। अब आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इमेजिन इमेजिन इमेजिन, जो बनेगा नहीं वो हम बोल रहे हैं इमेजिन। दोनों Cl हटा दो, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट आ जाएगा। देखो ये नहीं बनेगा, हम आपको दिखा रहे हैं बस। यहाँ पे एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, दो स्टेप में Cl Cl हट हट के। हाँ 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 यस सर। और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में कंबाइन करा, ये दोनं इलेक्ट्रॉन बीच में कंबाइन किया तो यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। सबको समझ में आया? बोलो जी बोलो, समझ में आया? यस सर। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है और आप इसको रिएक्ट करा रहे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा? हाँ सर। यस। ठीक। अच्छा, पता है इस तरह के प्रोडक्ट को और खतरनाक वे से दिखाने का हम आपको मेथड दिखाते हैं। 1 2 3 4। देखिए यही प्रोडक्ट हम एक और खतरनाक तरीके से आपके सामने लिखते हैं। सेम चीज लिखा हुआ है, पता चला? नहीं। यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, चलिए और एक दो देखिए, खत्म करें इस चीज को। इसका नाम है क्यूबेन। एक बार जेई एडवांस में आया, उस समय भी पढ़ाया गया था, तब से थोड़ा फेमस है, ज्यादा हाईलाइट रहता है। जब स्टूडेंट को बोल दिया जाता है जेई एडवांस में आ गया तो लोग भी सतर्क रहता है। यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, और इसको रिएक्ट करा दिया था, बोला था सोडियम ले लीजिए भाई, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ईथर, ईथर का फॉर्मूला जानता तुम लोग? वो क्या किया, लिखा ऐसे CH3 तुमको पता चला ये ईथर लिखा हुआ है? अरे यार ये ईथर लिखा हुआ है, CH3OCH3 ईथर है ना ये। हाँ सर। यस। तो एडवांस ऊर्ज रिएक्शन नहीं ना बदल देगा, ऊर्ज रिएक्शन तो वही रहेगा, लेकिन नीट मेंस क्या करता है, तुमको इंफॉर्मेशन को इजी रखता है। वो सीधा जैसे बच्चा लोग पढ़ता है लगभग उसी ट्रेंड को मेंटेन करता है। ड्राई ईथर तो लिख दिया सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। एडवांस क्या किया, अरे भाई ड्राई ईथर जानते हो ना तो ईथर जानो, पहला चीज ये। दूसरा, आधा को लगा कि बनेगा नहीं, करना क्या था, ये दोनों को हटा के यहाँ बॉन्ड कर देना था, क्यूब बना देना था, बस क्यूब। हाँ सर। करना यही था, बस यहाँ बॉन्ड बना देना, ये वाला बॉन्ड बना देना था, हो गया आंसर। नाम है इसका क्यूबेन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर उर्ज रिएक्शन। इतना याद रखिए और आपको उर्ज रिएक्शन में जो बनाना बने। ठीक है, आज आपको हम यहां तक सिखा पाए कि उर्ज रिएक्शन बहुत बड़ा चीज है, ये दो जगह पढ़ना है, एक आपको एल्केन में पढ़ना है, दूसरा अल्काइल हैलाइड में पढ़ना है।
तो आपको दोनों जगह के जगह पे एक जगह पढ़ा दिए। आप अपना बुक पलटिए, एनसीईआरटी पलटिए, आप 11 का उर्ज रिएक्शन पढ़िए, आप 12 का अल्काइल हैलाइड निकालिए, उसमें भी उर्ज रिएक्शन दिया, उसको भी पढ़िए, ठीक है। और दोनों पढ़ लीजिए, उसमें से कुछ बच गया होगा तो हमको बता दीजिएगा, सर ये वाला आप नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है, फिर हम आपको वो भी पढ़ा देंगे अगर बचा होगा तो, ठीक है। बाकी आप इतना तक कंप्लीट करके नेक्स्ट डे बैठे, ओके। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट करके बैठे। कहीं किसी को डाउट यहाँ तक समझने में? नहीं सर। ये ग्रीन एजेंट है, ये नेक्स्ट डे जाएंगे, यहाँ तक आपका सारा काम खत्म हो गया। कहीं आई होप सो कहीं कोई प्रॉब्लम छोड़े नहीं है, सब कुछ है ना इजी वे है।